वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 28 अक्टूबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल एनिग्मा चन्ना गोलुम के बारे में है। ये लगभग 100 मिलियन पुरानी एक फ़िश की प्रजाति है जिसे अभी हाल फिलहाल में केरला में डिस्कवर किया गया है। इसका नाम एक डार्क और कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर J.R.R. टॉलकिन्स की जो एक एपिक सागा है जिस पर बेस्ड एक बहुत ही हॉलीवुड की पॉपुलर मूवी भी बन चुकी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसके एक कैरेक्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इस हॉलीवुड मूवी में गोलुम का एक कैरेक्टर है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपने देखा होगा इस मूवी में इस कैरेक्टर को, जिसे सबसे पहले एक रिंग मिल जाती है और इस रिंग के मिल जाने के बाद ये अपने एक भाई का खून कर देता है। उसके बाद इसे गांव से निकाल देते हैं। तो ये गुफा में पानी के नज़दीक में रहना पसंद करता है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं ये पानी में खड़ा हुआ है। चूंकि न्यूली डिस्कवर्ड फिश की जो शकल है वो इस गोलुम से मिलती है, इसीलिए उसका नाम गोलुम रख दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चूंकि ये गोलुम भी पानी में रहना पसंद करता था और गुफा में जहाँ पानी रहता था, और फिश भी इसी तरीके के कन्फाइंड प्लेसेस पर रहती है। दैट्स वाई उसे भी यही गोलुम नाम दे दिया गया। देखिए, एक ओल्ड जो फिश की फैमिली है उससे बिलोंग करती है, जिसे ड्रैगन स्नेक हेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसने अभी अपना जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, मतलब जो इसकी प्राचीनता है, उसे बनाकर रखा है मिलियंस ऑफ ईयर बीत जाने के बावजूद। ये मछली ड्रैगन की तरह देखने में लगती है, ईल मछली की तरह, जिसे हिंदी में बाम मछली कहा जाता है, उसकी तरह तैरती है और मिलियंस ऑफ ईयर से ये छुपी हुई रही और हमें मिली नहीं। अभी जाके हाल फिलहाल में हम इसे डिस्कवर कर पाए। जो एनिग्मा चन्ना है ये गोंडवाना लिनिएज का है, मतलब जब गोंडवाना हुआ करता था, गोंडवाना और लॉरेंसिया, ये तब की है। उसके बाद जो ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सब अलग हुए, उस दौरान भी इसने अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा। जब अफ्रीका 120 मिलियन ईयर्स एगो सेपरेट होता है इंडिया से, तब भी रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो एनिग्मा चन्ना है ये वेस्टर्न घाट के इलाके में मिला है, जो कि वेस्टर्न घाट श्रीलंका हॉटस्पॉट के एरिया में पड़ता है। ये दुनिया का एक रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी माना जाता है। वेस्टर्न घाट के रीजन में मिला है, ये याद रखिएगा, बिकॉज इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पर यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेट ऑफ केरला का एंडेमिक है, मतलब सिर्फ यहीं पाया जाता है। अभी की रिसर्चेस में तो जैसे तैसे यहाँ पर ये मिला है, ठीक है। तो इट्स एंडेमिक टू स्टेट ऑफ केरला। जो अगला आर्टिकल है वो 2 नई रामसार साइट्स के बारे में है। हाल ही में कबरताल वेटलैंड जो कि बिहार में है और असान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, इन्हें रामसार साइट का दर्जा दे दिया गया है, जो कि अब वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होंगे, विश्व स्तर के महत्वपूर्ण वेटलैंड हो जाएंगे। इसके पहले 2020 की शुरुआत में 10 और वेटलैंड्स को राम साइट का दर्जा दिया गया था। तब संख्या 27 से बढ़कर 37 हो गई थी। मतलब 2 और वेटलैंड्स के जुड़ने के बाद इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स की संख्या 39 हो जाएगी, जो कि साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। एक एक करके इन दोनों रामसार साइट्स के बारे में बात करते हैं कबरताल वेटलैंड के बारे में। इसे कनवार झील के नाम से भी जाना जाता है। ये 2620 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का जो एरिया है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। ये एक वाइटल फ्लड बफर की तरह भी काम करता है, मतलब जब फ्लड आता है तो बहुत सारे पानी को ये अकोमोडेट कर लेता है और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की तरह भी वर्क करता है, उनकी आजीविका का साधन है। ये काफ़ी वैल्यूएबल साइट है फिश बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, मछलियों की जो विविधता है उसके लिए भी। लगभग 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज मछलियों की यहाँ पर रहती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में। लगभग 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर रुकती हैं, आराम करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, तो उनके लिए एक स्टॉपेज है। 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको इस साइट पर मिल जाएंगी, जिसमें 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट वल्चर्स की प्रजातियां हैं, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, और 2 वाटर बर्ड्स जैसे कि सोशेबल लैपविंग और बायर्स पोचार्ड। ये प्रजातियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो हमारी अगली साइट है दैट इज़ असान कंजर्वेशन रिजर्व, 444 हेक्टेयर स्ट्रेच में फैला हुआ है। असान रिवर जहाँ पर यमुना नदी से मिलती है उसके नीचे के इलाके में, जो उत्तराखंड का देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया में आपको ये मिलेगा। ये उत्तराखंड का पहला रामसार साइट होगा। यहाँ पर एक डैम बनाया गया असान बैरेज 1967 में। इस बैरेज के बनाए जाने के बाद जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ पर सिल्टेशन की वजह से कुछ लैंड एरिया बन गया और वो बर्ड्स के लिए एक फ्रेंडली हैबिटेट भी बन गया। इमेज में देखिए, ये है बराज। इस बराज के बनने के बाद सिल्टेशन हुआ तो कुछ
जो हिस्सा है वो उभर कर ऊपर आ गया, तो पानी के साथ ये जो एरिया आसपास का पूरा एरिया बना हुआ है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए या फिर वाटर बर्ड्स के लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये बर्ड्स फ्रेंडली हैबिटेट बनी गया है ये 330 जो बर्ड्स की स्पीसीज है उनको सपोर्ट करता है, जिनमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर और बैट्स पोचार्ड भी आ जाते हैं। कुछ नॉन एवियन स्पीसीज की बात करें तो 49 फिश स्पीसीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिनमें एक इंडेंजर्ड भी है, पूटी तोरा महशीर। कुल मिला के ये साइट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रामसार कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी के फॉर्म में हमारे सामने आया वेटलैंड्स के ऊपर। 1971 में ईरान की सिटी रामसार में इसे अडॉप्ट किया गया और इंडिया में ये 1 फरवरी 1982 को फोर्स में आया। वो वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उन्हें रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कन्वेंशन का मिशन तो यही है कि हम वेटलैंड्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, वाइज यूज़ करें, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से उन्हें इंप्रूव करने का प्रयास करें और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम कंट्रीब्यूट करें। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसार साइट का एक रिकॉर्ड माना जाता है रामसार साइट्स के लिए। इस रामसार कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसे रामसार साइट्स को या वेटलैंड्स को रख दिया जाता है जिनमें या तो उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज हो चुका है या हो रहा है या हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन या किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो उसे बचाने के लिए उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे उसे इंप्रूव करने के लिए। वर्तमान में भारत में 2 साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक लेक मणिपुर। उड़ीसा का चिल्का लेक भी पहले हुआ करता था बट बाद में उसे बाहर कर दिया गया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में है। इसमें अगस्त 2020 में मैसिव फायर एक्सीडेंट की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। अब इसे वापस से रीस्टार्ट कर दिया गया है, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। लोकेशन श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है, कुरनूल और जो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के वहाँ पर। इसे 1980 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसी समय ये स्टार्ट भी हुआ था। श्री सलेम एक ग्रेविटी और मैशनरी टाइप डैम है। मैशनरी टाइप डैम होने का मतलब यह है कि इसे ब्रिक और स्टोन से बनाया जाता है जिसमें मोटार की मदद भी ली जाती है। ग्रेविटी डैम का मतलब ये होता है कि ये जो डैम होता है वो अपने मटेरियल की ग्रेविटी की वजह से पानी को होल्ड करता है, किसी एडिशनल सपोर्ट की मदद से नहीं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी आ जाए तो क्योंकि ये अपने खुद के मटेरियल की ग्रेविटी से पानी को होल्ड करके रखता है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ग्रेविटी डैम के कुछ बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल्स हैं तुंगभद्रा डैम, सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम। ये कुछ ग्रेविटी डैम्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन के बारे में है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन को लॉन्च किया। हैकाथन का मतलब ये होता है जहां पर कई सारे स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स इकट्ठा होते हैं और टेक्नोलॉजिकली कुछ इनोवेशंस के लिए काम करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं। इनमें कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व रहीं? इंडिया की तरफ से एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO ने पार्टिसिपेट किया। IAS का जो आइडिया है वो ये है, एक प्रकार की देखिए जो वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में आपस में उस दौरान बातचीत हुई थी, वहाँ पर ये प्लान किया गया कि इनोवेटिव वेज को एक्सप्लोर करने के लिए और सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रयास करेंगे और ऐसे हैकाथन्स को भी इन ड्यूरेशन आयोजित किया जा सकता है। IAS का जो फोकस है वो ये है कि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के आइडियाज़ को डेवलप करें, आइडेंटिफाई करें। ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और MSMEs को दोनों देशों से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। 4 की थीम्स हैं इसमें। हम पैकेजिंग में इनोवेशन लेकर आएंगे और पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, पहला। दूसरा, हम फूड सप्लाई जो चेन है उसमें इनोवेशन लेकर आएंगे ताकि वेस्ट को अवॉइड कर सकें। तीसरा, हम प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। और चौथा, जो क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स हैं या ई-वेस्ट है उसे हम रिसाइकिल करेंगे। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो चाइल्ड केयर लीव के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशंस ने भी हाल ही में कहा कि मेल एम्प्लॉयज़ भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अब चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव CCL ये केवल ऐसे मेल एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होगा जो सिंगल मेल पेरेंट हैं, मतलब वो अकेले बच्चे को संभालते हैं। ऐसे मेल एम्प्लॉयज़ कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जो विडोवर हों या फिर डाइवोर्सी हों। इवन अनमैरिड व्यक्ति भी इसके लिए इंटाइटल्ड हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर वो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे की केयर कर रहा है तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ समय पहले इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो पब्लिक में इसका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाया था, लोग इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाए थे। दैट्स वाई इसे वापस से दोहराया गया। एक एम्प्लॉई
जो चाइल्ड केयर लीव लेता है वो अपने हेडक्वार्टर से छुट्टी ले सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के प्रायर अप्रूवल के बाद। वो व्यक्ति अगर चाइल्ड केयर लीव पर भी है तब भी वो लीव ट्रेवल कंसेशंस अवेल कर पाएगा। उसे पहले साल 100% सैलरी दी जाएगी और दूसरे साल उसे 80% सैलरी जो है वो मिलेगी। पहले एक बार लगाया गया था कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, उसकी केयर करने के लिए कोई पेरेंट लीव ले रहा है तो उस बच्चे की उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन अब इस बार को भी हटा दिया गया है। मतलब अगर कोई अपने बच्चे की केयर के लिए लीव लेना चाहता है, उसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा भी है, तब भी वो ये लीव ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बातें की जा रही हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में है। हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, जो पोलियो है इसे एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ के रूप में जो WHO है वो डिफाइन करता है, जो कि यंग चिल्ड्रन को स्पेशली अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है फैकल ओरल रूट से। फैकल ओरल रूट का मतलब ये है कि मलमूत्र से जो पैथोजेंस निकलते हैं वो किसी के ओरल रूट में एंटर कर जाते हैं और हार्म करते हैं। ये देखिए, जो लेस फ्रिक्वेंटली यानी कि कम संभावना होती है, बट एक कॉमन व्हीकल हो सकता है कंटेमिनेटेड वाटर और फूड भी, जहाँ पर ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद मल्टीप्लाई होते हैं, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन दैट केस ये पैरालिसिस भी कॉज कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो कई बार लोग पोलियो से बीमार नहीं पड़ते, केवल माइनर सिम्टम्स ही आते हैं, जैसे फीवर, टायर्डनेस, नौशिया, हेडेक, नेशनल कंजेशन, सोर थ्रोट, यही सब आता है। मतलब गले में खराश हो जाना, सिर दर्द होना, थकावट महसूस होना, बुखार हो जाना, कफ हो जाना, स्टिफनेस हो जाना, यही सारी प्रॉब्लम्स यूजुअली होती हैं। रेयर केसेस में जो पोलियो का इन्फेक्शन है वो परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन भी कर सकता है, यानी कि पैरालिसिस भी हो सकता है पोलियो से। पोलियो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अगर वो किसी ऐसे पार्ट में हो जाए, ब्रीदिंग वाले पार्ट में अगर पैरालिसिस हो जाए तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, उसकी जान जा सकती है। या अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए तो भी जान जा सकती है। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें तो देखिए, क्योर तो कोई है नहीं, केवल इम्यूनाइजेशन के जरिए इसे रोका जा सकता है। वैक्सीन 2 तरीके से दी जाती है। एक तो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें 3 डोजेस दिए जाते हैं, 6th, 10th और 14th वीक में। उसके बाद 16 से 24 मंथ की एज में कुछ बूस्टर डोज भी दिया जाता है। एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV भी दिया जाता है। जब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस DPT का 3rd डोज दिया जाता है, उसी दौरान UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक इंजेक्टेबल डोज पोलियो का भी दिया जाता है। इसके माध्यम से हम इंडिया में पोलियो को रोक पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, बताइए कौन सा सही है, गलत है। कब्रताल वेटलैंड पंजाब, गलत है, बिहार में है। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में 3 है इंडिया में, गलत है। चिल्का लेक नहीं है, ये भी गलत हो गया। श्री स्लैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तेलंगाना, गलत है, आंध्र प्रदेश में है ये। एनिग्मा चन्ना गोलुम एंडेमिक है इंडियन स्टेट ऑफ केरला का, सही है। पोलियो वायरल डिसीज है, कोई क्योर नहीं है, इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है, सही है। देखिए, ये जो वीडियोस आप देखते हैं इसका जो PDF है वो आपको ओनली एस नथिंग एल्स के टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। सिंपली आप ये नाम सर्च कर सकते हैं, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। सारे PDFs आपको वहीं पर अवेलेबल मिलते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओनली एस के कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसे आप video.onlyas.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, या इसके लिए आप मेल भी कर सकते हैं हमें info@onlyas.com पे। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।